साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं RS गौतम, एडवोकेट। सभी को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, देश में चुनाव का माहौल है। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं। साथियों, एक समय भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैंने तुम्हें वोट का अधिकार देकर शासक बनने का रास्ता दिया है। अब शासन और सत्ता प्राप्त करना तुम्हारा हक और कर्तव्य बनता है। साथियों, बाबा साहब ने एक बहुत ही कीमती बात कही थी, जो कि हमेशा हमेशा के लिए लागू रहेगी। वोट का अधिकार, संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिक को वोट का अधिकार दिया गया था। उसका रास्ता भी बताया गया था। अब उसे सफल बनाना भारत के नागरिकों का कर्तव्य बनता है। चुनाव हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल करके ऐसा समय आएगा जबकि इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए EVM से चुनाव होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, कि अब देश का राजा किसी रानी के पेट से नहीं, बल्कि बैलेट पेपर से, बैलेट बॉक्स से निकलेगा। और निकला भी। जब तक EVM नहीं आई तब तक वैसा होता रहा और निष्पक्ष रूप से जो देश का शासक बना, प्रदेश का शासक बना, वो बैलेट पेपर द्वारा बैलेट बॉक्स के से निकलता रहा। लेकिन पिछले 10 सालों से, जब से बीजेपी की सरकार आई, इन लोगों ने बड़ा होशियारी से काम किया और इन्होंने सोचा कि ये तो सब गलत हो रहा है। यद्यपि EVM बीजेपी नहीं लाई, EVM कांग्रेस के शासन में आई, जिस समय राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और TN शेषन साहब उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। लेकिन उस समय इस तरह की धांधली नहीं होती थी, निष्पक्ष चुनाव होते थे। वो समय व्यतीत हो गया। पिछले 10 साल से, यानी 2014 से, जब से बीजेपी की सरकार बनी, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने अपना दिमाग लगाया, विदेशों में भी कुछ टेक्निक सीख के आए और ये सोचा गया कि EVM से छेड़छाड़ कैसे की जा सके। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि अब शासक होगा, राजा होगा, वो रानी के पेट से नहीं निकलेगा, बल्कि बैलेट पेपर से निकलेगा। इस चीज़ को उन्हें बदलना था और उन्होंने बदल भी दिया, उसमें सफल भी हो गए। कैसे सफल हुए? अब जो चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक चीफ होता, 2 और होते हैं, उनको नियुक्ति बीजेपी सत्ता में है, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री यानी अमित शाह जी करते हैं। वो उनके मतलब के हैं, वो उनका एजेंट के रूप में काम करते हैं। अब तो लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि भारत का चुनाव आयोग दलाली करता है। यहाँ तक लोग कहने लगे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को कोई शर्म नहीं आता। लोगों ने याचिकाएं दाखिल की भारत के सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा लग रहा है, जैसा कि दिखने में आ रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग के रास्ते पर चलने लगा है। अपने विवेक का इस्तेमाल न करते हुए देश के लोकतंत्र को, जिसकी बचाने की, संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी भारत के सुप्रीम कोर्ट पे है, वो काम न करते हुए, गोल मोल बात कहते हुए लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो देश की आज के समय में 144 करोड़ आबादी है और जिसमें बहुजन समाज के लोगों की संख्या लगभग 115 करोड़ है, वो गायब हैं। वो न शासन में है, न प्रशासन में है, न जुडिशरी में है, न ईडी में है, न सीबीआई में है, कहीं पर भी नहीं है। ऐसी दशा में उनको न्याय नहीं मिल सकता। साथियों, मौजूदा प्रधानमंत्री जो ईवीएम के द्वारा बनते हैं, सही मायने में पीएम का मतलब प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री, दोनों का अर्थ पीएम हो जाता है। प्रचार मंत्री को भी पीएम कहते हैं और प्रधानमंत्री को भी पीएम कहते हैं। सही मायने में मोदी जी क्या हैं? बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं या केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? जरा गौर फरमाइए, पिछले 10 सालों में मोदी जी प्रधानमंत्री कार्यालय में कितने दिन बैठे, कितने दिन उन्होंने देश सेवा की, कितना समय उन्होंने विदेशों में घूमा, पब्लिक के पैसे पर यानी सरकार के पैसे को खूब उड़ाया और मौज मस्ती ली। उनकी मेंटेनेंस पर डे कितना खर्च होता है, ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या कोई बेटी भारत में सुरक्षित है? जवाब मिलता नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। नारे देना, जुमलेबाजी करना, झूठ बोलना ईवीएम द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का एक रूटीन वर्क बन गया है। अभी उन्होंने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसमें लिखा हुआ है कि जो संपत्ति होगी वो मुसलमानों बांट दी जाएगी और वो उनके बच्चों में बांट दी जाएगी और उसके बाद जो घुसपैठी है उन्हें बांट दी जाएगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो ऐसा ही नहीं। शायद मोदी जी भ्रमित हो गए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। सही मानी में मोदी जी 3 लोगों से नफरत करते हैं। ये बात अब समझ में आई काफ़ी लंबे समय के बाद। कई साल वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, तब तक लोगों ने नहीं समझ पाया। 10 साल ईवीएम के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री रहे, अब भी हैं। अब धीरे धीरे वो बात समझ में आ गई उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए। क्या है? बीजेपी व मिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा किसी से नफरत और घृणा करते हैं तो उस महामानव से करते हैं जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी और संघ परिवार बीजेपी कोई नफरत करता है तो डॉक्टर अंबेडकर से करता है। दूसरा, बीजेपी व मिस्टर नरेंद्र मोदी यदि किसी ग्रंथ अथवा पुस्तक से नफरत करते हैं तो वह है भारत का संविधान। इसीलिए संविधान को बदलना चाहते हैं, इसीलिए 400 पार कराना चाहते हैं। तीसरा, बीजेपी व मिस्टर मोदी अगर किसी व्यवस्था से नफरत और घृणा करते हैं तो वह है SC, ST और OBC को संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण। ये 3 व्यवस्थाओं से जो अभी हमने कही हैं, इनसे मोदी जी सख्त नफरत करते हैं। ये बात कहने की नहीं है, आप प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। लेकिन ये बात हमारे जो बहुजन समाज के राजनेता हैं
उनकी समझ में नहीं आती। वो अपना अपना झंडा लिए हुए घूम रहे हैं, हम एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, हमारी पार्टी जीत जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, आदि आदि। 3 जुलाई तक जितने विपक्षी पार्टियां हैं सब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 4 जुलाई को ये सब गायब हो जाएंगे। कौन पिटेगा? देश का बहुजन पिटेगा, एससी पिटेगा, एसटी पिटेगा, ओबीसी पिटेगा, माइनॉरिटी पिटेगा। इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आज मैं रखने जा रहा हूँ, जो कल की वीडियो मेरी वायरल हुई है पूरे देश में और लोगों, हजारों लोगों के उस पर सजेशन आए हुए हैं। उन्होंने पूछा है कि गौतम साहब, आप जो बात कहते हैं, बेबाकी से कहते हैं, निसंकोच और सच बात कहते हैं, लेकिन जो मान्यवर साहब कांसीराम साहब ने पार्टी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी, उसके उद्देश्य क्या थे? क्या वो आज के समय में उन उद्देश्यों पर खरी उतर रही है? इस संबंध में आप कुछ नहीं बोलते। हालांकि मुझे पता है और मैं जानबूझकर उस पर अभी कुछ बोलने से हट रहा था, लेकिन अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। आज मान्यवर कांसीराम साहब नहीं है। जो बीएसपी बनाई थी उससे पहले DS4, उससे पहले बामसेफ, उसके बाद उन्होंने जब वोट डाले जाते हैं तो एक BBA भी बनाई थी, वॉलेंटियर टास्क फोर्स, वॉलेंटियर वोटर फोर्स, इस तरह का कोई नाम था। लेकिन आज वो सब खत्म कर दिया गया है, केवल BSP का नाम रखा गया है। BSP बनी, उसके बाद समाज पार्टी बनी, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई, दोनों का गठबंधन हुआ, एक नारा बुलंद हुआ, मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। वास्तव में कामयाब हुए। BSP की सरकार बनी, सपा की सरकार बनी, 4 बार दोनों पार्टियों की सरकार बनी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब सरकारें नहीं बन पा रही हैं? क्यों इनका गठबंधन नहीं हो पा रहा है? इसके बैक में जाएंगे तो आपको कारण पता लग जाएगा। पिछली हिस्ट्री पे मैं नहीं जाना चाहता। जब गेस्ट हाउस कांड हो गया और उसके बाद बीजेपी के सहयोग से मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई। हालांकि मान्यवर कांसीराम साहब इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब से एक एंकर था, रजत शर्मा, उसने पूछा कि सर ये बात समझ नहीं आई, बीजेपी का, RSS का और मनुवाद का जितना विरोध BSP करती है, कांसीराम करते हैं, मायावती जी करती हैं, उतना विरोध तो मुलायम सिंह नहीं करते, और आपने मायावती को समर्थन दे दिया और BSP की सरकार बनवा दी। ये बात तो समझ में नहीं आ रही। मायावती तो टोटली ब्राह्मणों के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, ये कैसे हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट उत्तर दिया, मिस्टर शर्मा, कांसीराम और मुलायम सिंह का गठबंधन जब से हुआ मेरे पैर में कांटे की तरह चुभ रहा था। नींद भी नहीं आती थी, सोते समय भी चुभता था, 24 घंटे परेशान रहता था। आज उस कांटे को मैंने निकाल फेंक दिया। इसका असर थोड़े समय बाद दिखाई देगा। यदि ये दोनों पार्टियां आपस में मिली रहती तो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती, न केंद्र में और न ही किसी राज्य में। इसलिए आज मैंने BSP की सरकार को बनाकर वो काम कर दिया जो आगे के लिए बीजेपी का रास्ता साफ हो गया। मिस्टर रजत शर्मा ने दूसरा प्रश्न किया, ये बात अब भी हजम नहीं हो रही।
आप जब प्रधानमंत्री बन गए थे 11 दिन बाद, वो एक वोट से मायावती ने आपकी सरकार को गिरा दिया। आप प्रधानमंत्री नहीं रहे, फिर भी आपने मायावती का समर्थन किया और मायावती सरकार बनवा दी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मुझे सब याद है, ये कड़वा घूंट मुझे इसलिए पीना पड़ा कि आगे बीजेपी का भविष्य कहीं खतरे में ना पड़ जाए। इसकी वजह से मैंने इस कड़वा घूंट को पिया। आगे चल कर के मैं समझता हूँ कि शायद ये गठबंधन कभी कामयाब नहीं होगा। इस तरह से साथियों, सपा और बसपा का गठबंधन टूटा। इसको समाजवादी पार्टी के लोग, बीएसपी के लोग, उनके अंधभक्त समझें अथवा ना समझें, लेकिन बहुजन समाज की जो जनता है पूरे देश की, वो तो अच्छी तरह समझ ही रही है। आज नहीं तो कल वक्त आएगा और देश के समस्त बहुजन समाज को माननीय कांशीराम साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। तभी देश का बहुजन इस देश पर शासक बन पाएगा, इस देश पर हुकूमत कर पाएगा। वरना अपना झंडा बुलंद करते फिरिए, कुछ होने वाला नहीं है। साथियों, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि यदि आप वास्तव में बीजेपी को हराना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, भारत की निष्पक्ष जुडिशरी को बचाना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, जब भी वोट डालने जाएं तो, और जिसके फेवर में वोट डालने जाएं, जो वोट मांगने आए उससे पूछिए, क्या वो व्यक्ति पार्लियामेंट में पहुंचकर इक्वल रिप्रेजेंटेशन यानी देश के हर भाग में बहुजन समाज की समान भागीदारी की वकालत करेगा अथवा नहीं करेगा? ईवीएम के खिलाफ बोलेगा नहीं बोलेगा? कोलोजियम के खिलाफ बोलेगा या नहीं बोलेगा? यह तीनों प्रश्नों का उत्तर सही मिलता है। ईवीएम के खिलाफ, कोलोजियम के खिलाफ यदि वो बोलेगा, उसको वोट दो। समान प्रतिनिधित्व यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसके फेवर में बोलेगा, आप उसको वोट दीजिए। दूसरा, जो व्यक्ति विपक्षी पार्टियों का आप देखते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी पर यह जिताऊ कैंडिडेट है, चाहे वो बसपा का हो, सपा का हो, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, उसको वोट दीजिएगा। कोई जातिवाद दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई पक्षपात करने की जरूरत नहीं है। यदि एक जाटव को वोट टिकट दिया गया किसी पार्टी विशेष ने और वो इन मूल्यों पर खरा नहीं उतरता, किसी भी जाटव को उसे वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि एक धोबी या कठेरी या कोई खड़ा हुआ उसे वोट देना चाहिए। उसी तरह से ओबीसी में यदि कोई व्यक्ति रामदेव की सोच रखने वाला यानी मनुवाद का समर्थक है, वो खड़ा हुआ है, किसी यादव को उसे वोट नहीं देना चाहिए। वोट किसे देना चाहिए? ओबीसी से जो भी व्यक्ति आता है, किसी कम्युनिटी का हो, वो यदि बहुजन समाज की वकालत करता है और उसकी लड़ाई लड़ता है, न्याय के लिए लड़ता है, उसको वोट देना चाहिए। तो इस तरह से साथियों, पहले तो हमें जो पाखंडी वर्ण व्यवस्था के आधार पर यानी पाखंडी मनवादी व्यवस्था के आधार पर या यूँ कहिए पाखंडी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आधार पर जो हमारे यहाँ वर्णवाद और जातिवाद बनाया गया है, इससे वो लोग तो कभी ख़त्म नहीं करेंगे जिनको इससे लाभ होता है। लेकिन जिनको लाभ नहीं होता, जिनको दलित समझा जाता है, शूद्र समझा जाता है, नीच समझा जाता है, कम से कम उनको तो ख़त्म करनी नहीं चाहिए। उनको इससे क्या मिलना है? तो जो SC ST OBC के लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम तुम तो एक हो जाओ, तुम तो आपस में वर्णवाद और जातिवाद ख़त्म करो, क्योंकि तुम्हारे महापुरुषों ने ये नहीं बनाया है, ये तुम पर थोपा गया है, ये बनाया गया है उस समय की ब्राह्मणी व्यवस्था ने, जिसका समर्थन किया है RSS के संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने। उन्होंने भी कहा है कि जातियाँ और वर्ण ये सब ब्राह्मणों ने बनाए, पंडितों ने बनाए।
और उन्होंने ये भी कहा है कि इनको बहुत दबाया गया, सताया गया। किनको? जो दलित समाज के लोग हैं, जिन्हें SC/ST कहा जाता है, शूद्र समाज के लोग हैं, जिन्हें OBC कहा जाता है, इनको सदियों से दबाया सताया गया है। कम से कम 200 वर्ष तक इनका आरक्षण लागू रहना चाहिए। ये मोहन भागवत के शब्द हैं। ये शब्द जब मोहन भागवत इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं करते? आपके नेता लोग क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको पता नहीं। इसीलिए हम बता रहे हैं कि बहुजन मीडिया, जो सोशल मीडिया हमारा है, वही बहुजन मीडिया है। इसको मजबूत करने की सख्त ज़रूरत है। ये जानकारियाँ शायद चुनाव के दौरान या बाद में भी बहुजन समाज के राजनेता आपको ना दे सकें। उनको खुद पता नहीं आपको क्या देंगे। इसलिए ये जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, कैसा प्रधानमंत्री आप चाहते हैं? आपने देखा अभी भारत रत्न की उपाधि दी गई। अब तो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है वो भारत रत्न की उपाधि ये सोचकर देती है कि समाज का किस वर्ग का उसे वोट मिल जाएगा। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं दिया गया? चौधरी चरण सिंह को क्यों नहीं दिया गया भाई? इसलिए कि अब की बार बैकवर्ड कुछ पढ़ लिख गया है, दिमाग भी उसके अंदर आ गया है और वह शायद हमको वोट नहीं देगा, इसलिए इनको भारत रत्न देखो। क्या फर्क पड़ा? अजीत सिंह ने समर्थन कर दिया, वो अपनी पार्टी विलय कर दी, BJP में चला गया। आज पूरा का पूरा इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर बहुसंख्यक जाट और ठाकुर रहते हैं, गुजर भी हैं कुछ, वो उसका विरोध करने लगे हैं। वैसे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठाकुर हैं, जाट हैं, गुजर हैं, ये अक्सर कर BJP को वोट करते हैं। किसान आंदोलन चला, उसमें भी आए, खूब बुराई करते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बाद में वोट करते हैं किसको? BJP को वोट करते हैं। हो सकता है अब की बार पासा पलट जाए, क्योंकि ठाकुर समाज के लोगों ने बहुत पंचायतें की हैं और प्रतिज्ञा की है, महाराणा प्रताप की कसम भी दिलवाई गई है कि अब की बार कोई भी ठाकुर जात का व्यक्ति BJP को वोट नहीं करेगा, क्योंकि BJP ने ठाकुरों को इग्नोर किया है। अब ये तो समय बताएगा कि अपनी बात पर वो अडिग रहते हैं अथवा बदल जाते हैं। एक तरफ तो कहते हैं रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अब उनकी रघुकुल नीति, ये उनकी बातें हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ, ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। अब इस प्रतिज्ञा पर वो कितने खरे उतरते हैं वो 3 जून को पता लग जाएगा। साथियों, अब कैसा प्रधानमंत्री आपको चाहिए? लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाता है। देश की महामहिम प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाती हैं, खड़ी हुई हैं, पूरे देशवासियों ने देखा। नहीं तो लाल कृष्ण आडवाणी अपनी कुर्सी से उठता है और ना ही प्रधानमंत्री मोदी, और द्रौपदी मुर्मू को विवश किया जाता है अथवा जो भी डायरेक्शन दिए जाते हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करती हैं। ये दृश्य देखकर जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसकी पद की गौरव और गरिमा का अपमान है, नहीं है, फैसला आपका है। तो इस तरह के राष्ट्रपति को भी नहीं चाहिए। कैसा राष्ट्रपति चाहिए? कल मैंने अपनी पोस्ट में डॉक्टर KR नारायण का जिक्र किया था। भारत को इस तरह का राष्ट्रपति चाहिए। पढ़ा लिखा था, IAS भी था, और उस महामानव के पास वो डिग्री थी जो आज तक डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी के पास नहीं थी, DSc। तो ऐसे विद्वान लोग होने चाहिए। किसी से डरता नहीं, निडर होकर के अपनी विद्वता का परिचय दिया। उन्होंने बहुत कुछ कहा था, वो हम रिपीट नहीं करना चाहते, उस सब्जेक्ट फिर आएंगे। साथियों, 10 साल से 28% रुपए की वैल्यू गिर गई डॉलर के मुकाबले। कौन जिम्मेदार है? मोदी, सिर्फ मोदी। रोजगार देंगे, मुझे वोट दो, हम प्रधानमंत्री बन गए। 2014 की बात बता रहा हूँ। खाते खुलवाओ, विदेशों से काला धन लाएंगे,
प्रत्येक के खाते में 15 लाख ट्रांसफ़र होंगे। लोगों ने वोट दे दिया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या मिली? नहीं मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई बेटी सुरक्षित है? नहीं। जो SC ST के बच्चे थे स्कॉलरशिप मिलता था, बंद कर दिया गया। जो नौकरियां थी वो भी बंद कर दी गई, मिलना तो बाहर की बात। इन्होंने अग्निवीर योजना चलाई मिलिट्री में, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। दरअसल में इनका जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? SC ST का जो एक्ट बना था 1989 में, उनकी सुरक्षा के लिए एट्रोसिटी एक्ट, उसको ख़त्म करो। अभी नारे लग रहे थे, परसों मैंने देखा ठाकुर समाज के लोग थे, वो नारा दे रहे थे कि एक ही नारा एक ही नाम, जय भवानी जय श्री राम, SC ST मुर्दाबाद मुर्दाबाद। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कोई चुनाव आयोग ने एक्शन लिया इस पर? नहीं लिया, क्योंकि चुनाव आयोग की नकेल मोदी जी के हाथ में है, कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी अनाप शनाप भाषण देते हैं, झूठा भाषण देते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। चुनाव आयोग कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। एक्शन लिया था जगमोहन लाल सिन्हा ने। ही वॉज द जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इंदिरा जी के खिलाफ फैसला दे दिया था राजनारायण की पिटीशन पर। आज सुप्रीम कोर्ट सरेंडर कर दिया, मोदी जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। आपने देखा कितने केस पेंडिंग हैं। अभी मामला आया काएगा इलेक्ट्रो बॉन्ड का, 12,000 करोड़ रुपए आया। क्या फैसला हुआ? अरे भाई, चोर पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, दंड क्यों नहीं मिला? ये भारत की जनता माननीय सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछती है कि आपने चोर पकड़ लिया, चोरी पकड़ ली, फिर चोर को दंड क्यों नहीं मिला, उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया? उसी तरह से बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में दबे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास तो इनहेरेंट पावर है, भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर दे रखी है। फिर सुप्रीम कोर्ट असहाय क्यों दिखाई दे रहा है? लोगों को न्याय देने में असमर्थ क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? वहां पर भी वर्णवाद और जातिवाद हावी है। वहां पर बहुजन समाज के लोग जज नहीं हैं। वहां पर जज कौन है? जिनके समाज ने सदियों तक शूद्रों पर, SC ST के लोगों पर, जिनको दलित कहते हैं, उन पर शोषण किया, मानसिक शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, संपत्ति का अधिकार रखने से खत्म कर दिया, आदि जिसको आप जानते हैं। उनसे आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसलिए 3 चीज़ों की लड़ाई उभर के सामने आती है। नंबर 1, कोलिजियम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। मोदी सरकार हटाओ, संविधान बचाओ। EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। कोलिजियम हटाओ, जुडिशरी बचाओ। और EVM द्वारा चुनी हुई मोदी सरकार हटाओ, देश बचाओ। और पूरे देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को लागू करवाओ। इसके लिए देश के समस्त बहुजन समाज को आगे आना पड़ेगा। साथियों, एक बात कह कर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं पढ़ रहा था, एक फिलोसफर हैं, विदेशी हैं, उनका नाम है प्रोफेसर वॉल्टेयर। उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, उन बेवकूफ़ों को आज़ाद कराना मुश्किल है जो अपनी जंजीरों को ही गहना समझते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उन बेवकूफ़ों को आज़ाद कौन करा सकता है? बात सही है। वो गहने क्या हैं? अरे भाई, पाखंडवाद के गहने हैं, जो सारा का सारा 99% OBC पहने हुए हैं, करीब 50% से ज़्यादा SC ST के लोग अभी पहने हुए हैं। इन गहनों को उतार फेंको। ये गहने आपको पराधीनता की तरफ ले जा रहे हैं। मंदिर में जाओ, नम्रता टेको, पैसा चढ़ाओ। मंदिर क्या बिजनेस है? नीरज पटेल जी सही कहते हैं, जैसे बनिया की दुकान, नाई की दुकान, तेली की दुकान, तमोली की दुकान, वैसे पंडा की दुकान मंदिर है। तो वहाँ क्यों जाते हो?
लेकिन नीरज पटेल की बात नहीं मानते। लक्ष्मण यादव भी कहते हैं, बहुत बातें कहते हैं, कोई नहीं मानता, ना उसको फॉलो करते हैं, जबकि मानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, सही माने पढ़े लिखे लोग हैं। ये उस पढ़ाई को पढ़े हैं जिस पढ़ाई की बाबा साहब ने बात की थी। प्रोफेसर रतन लाल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो पढ़ाई पढ़ी है जो बाबा साहब ने जिसकी वकालत की, कि सच को सच कहने की जिसमें हिम्मत नहीं, झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत नहीं, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो सकता, चाहे कितनी डिग्रियां ले, कितना बड़ा अधिकारी बन गया हो, जज बन गया हो, वकील बन गया हो, कलेक्टर बन गया हो, कुछ भी बन गया हो, लेकिन सच को सच नहीं कह सकता, झूठ को झूठ नहीं कह सकता, उसे पढ़ा लिखा नहीं मान सकते। साथियों, इसी संबंध में शंभू कुमार सिंह जी, वो भी लगे हुए, अब तो चुनाव लड़ रहे हैं वैशाली से, और काफ़ी उनका भी योगदान रहा है। उसी तरह से हमारे बहुत सारे समाज के जो वफादार लोग हैं, समाज के प्रति श्रद्धा रखते हैं, समाज के प्रति काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समाज के लोग अभी उनको ना तो तवज्जो दे रहे हैं उतनी, और ना ही उनको कोई सहयोग कर रहे हैं। अफसोस की बात है, जो बहुजन मीडिया है, वो सोशल मीडिया, हमारी बड़ी बहुजन मीडिया है, उसको समर्थन देना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको उन सब बातों का पता लग सके। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। लोग शिकायत भी करते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबा बना दिया, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं है। इसलिए शेष बातें मैं अगले वीडियो में आपको सबमिट करूंगा। बस आज इतना ही कि यदि आपको बीजेपी को हराना है तो बसपा, सपा, कांग्रेस, आरजेडी, किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई कैंडिडेट आता है और जिताऊ कैंडिडेट है, उसको आप जिताइए, उसको वोट दीजिए, बीजेपी हार जाएगी। साउथ में बीजेपी साफ हो रही है, कहीं से कोई वोट ना पड़ रहा है, ना पड़ेगा। नॉर्थ में भी नंबर लग गया है, 50% से कम वोटिंग होने वाली है। देख लेना, लोगों का आस्था विश्वास खत्म हो गया लोकतंत्र से, कि लोग वोट ही डालने नहीं जा रहे हैं। भारत के सीजीआई साहब कहते हैं वोट डालने जाओ, ये आपका 5 मिनट का समय निकालो। अरे वोट किसको डालने जाएं, बताइए आप? ईवीएम को वोट डालने जाएं? जहां हमने वोट डाला ए को चला गया बी को, वोट डाला सी को चला गया डी को, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। पहले वोट डालने वाली व्यवस्था तो दुरुस्त करो, ईवीएम हटाओ। देश का 80% 90% व्यक्ति जो वोट डालता था, उससे भी ज़्यादा वोट डालने जाएगा, लेकिन ईवीएम रहेगी, देश के लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे। और जो वोट पड़ेंगे उसमें ईवीएम मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देगी। क्या होगा? जैसा पहले हुआ वैसे ही होगा। जिस दिन वोट खुलेंगे, मोदी जी 2 दिन पहले विदेश यात्रा पर चले जाएंगे और फिर वहाँ से उड़ते हुए खुश होकर के आ जाएंगे, ओथ ले लेंगे। एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट, जब कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस या कोई भी पदाधिकारी कभी पद को ग्रहण करता, उससे पहले संविधान की शपथ लेता है। क्या कहता है कि वो अपनी ड्यूटीज को, आई शैल परफॉर्म माई ड्यूटीज विदाउट एनी फियर एंड फेवर, विदाउट फियर एंड फेवर, बगैर किसी डर और पक्षपात के। लेकिन उसके बाद वो उल्टा करता है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो संविधान की कसम लेके आते हैं और संविधान के विरुद्ध काम करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पद से मुक्ति मिलनी चाहिए, उनको पद मुक्त कर देना चाहिए। वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे एचएम हो, चाहे कोई मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, किसी तरह का, जो संविधान की शपथ लेके आया है और उसका उल्टा काम कर रहा है, तो उसने संविधान का अपमान किया है, अपनी शपथ का अपमान किया है, विरुद्ध काम किया है, और उसको उसके पद से हटाने के लिए जरूर आदेश पारित होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात इस मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बना था तो इसने संविधान की शपथ ली थी और काम उल्टे कर रहा है संविधान के, इसलिए इसे उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए
उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको पूरे देश में घर घर तक पहुंचाने का काम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए इसको आप यदि सक्षम हैं तो वॉलंटरी इसके लिए फाइनेंशियल मदद भी कर सकते हैं। जो कांटेक्ट करेगा उसको उसका नंबर दे दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।